वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलेटरल ट्रायंगल से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में बहुत सारे पूछे गए हैं। तो यहाँ पर कुछ मैं आपको फार्मूलाज, कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा जिनको आपको ध्यान से समझना है। इसके बाद बेसिकली जो आज का सेशन है ये दो पार्ट में डिवाइड है। पहले पार्ट में हम प्रॉपर्टीज और फार्मूलाज देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को तैयार किया है मिस्टर गौरव ने। साथ में दोस्तों जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट हर एक वीडियो का आता रहे। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें और साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की जाए तो इसको हम हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि अगर आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ABC हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि सारी भुजाएं समान हो। ये आपका A है, ये भी साइड A है और ये भी साइड A, तीनों साइड इक्वल हो गई। अब साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये 60 डिग्री हो गया, ये भी आपका 60 डिग्री हो गया और ये भी 60 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग क्या होता है, ऑल द सम ऑफ थ्री एंगल्स इट विल इक्वल्स टू 180। तो ये 180 हो जाएगा। फाइन। अब दूसरी चीज देखो कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम निकालते हैं, ये होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ए क्या है, हमारी साइड है जिसको हम हिंदी में कहते हैं भुजा का स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर या फिर साइड का स्क्वायर। अब अगर आपको इसका लंब निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है, ठीक है। अब एल्टीट्यूड दैट मीन्स कि मैं यहाँ से इस BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँ, यहाँ पर मैंने D मान लिया। अगर आपको ये AD कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये आप कैसे करेंगे, तो ये आपका होता है √3/2 इंटू A। ठीक है। तीसरी चीज अगर बात की जाए कि इन रेडियस निकालना है, मतलब कि आपको अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो देखो सबसे पहले इस ट्रायंगल के अंदर आपको एक रेडियस बनाना होगा, एक आपको ट्रायंगल बनाना होगा। अब आपने ट्रायंगल बना लिया, अब क्या है कि इसके सेंटर पॉइंट से अगर मैं यहाँ पर मिला दूँ तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल r होगा। अब ये स्मॉल r आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये दोस्तों आपका होता है 1/3 इंटू √3/2 इंटू A। ठीक है। अब देखो √3/2 इंटू ये क्या था, एल्टीट्यूड था। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, और यहां पर हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है। अब परित्रिज्या मतलब कि इस ट्रायंगल के बाहर से आपको एक अगर ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बाहर से अगर आपको एक सर्किल ड्रॉ करना पड़े तो उसकी रेडियस क्या होती है, उसको हम परित्रिज्या कहते हैं, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। स्मॉल r होता है आपका इन रेडियस, जिसको हम कहते हैं अंतर्वृत्त की त्रिज्या, मतलब जो इन सर्किल बनता है, जो अंदर सर्किल बन रहा है इसमें आपका स्मॉल r बनता है, लेकिन जो बाहर बनता है उसको हम कैपिटल R कहते हैं। अब हमने क्या किया, इस ट्रायंगल के बाहर पर हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया और ये क्वेश्चन हमारा कहना चाह रहा है कि आप कैपिटल R की वैल्यू बताओ। तो आप देख लो कि अगर मैं बताता हूं कि इस वाले पॉइंट की, ठीक है, यहां से यहां तक की जो हमारी कैपिटल R बनेगी, ये आपको दोस्तों कैलकुलेट करनी है। फाइन। तो ये हमारी क्या होती है, ये होती है 2/3 इंटू √3/2 इंटू A। ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं यहां पर इन द सेम वे 2/3 ऑफ एल्टीट्यूड। स्मॉल r क्या होता है, 1/3 ऑफ एल्टीट्यूड, और कैपिटल R क्या होता है, 2/3 ऑफ एल्टीट्यूड। एक रिलेशन होता है जो स्मॉल r और कैपिटल R में, मतलब कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या और परित्रिज्या में। ये रिलेशन आप नोट डाउन कर ले, R इक्वल टू 2R। कैपिटल R जो है वो किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ स्मॉल r के बराबर होता है। ठीक है, इस रिलेशन के ऊपर आपके क्वेश्चंस काफी सारे बनते हैं। अब 6 प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, इसको भी आप एक बार समझ लें। इसमें कहा गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन आइसोलेस ट्रायंगल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो आपका आइसोलेस ट्रायंगल होता है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज होता है वो समद्विबाहु तो होता है, लेकिन एक समद्विबाहु त्रिभुज जो है वो समबाहु नहीं होता। ठीक है, मतलब कि अगर आपकी तीनों साइड इक्वल है, ये साइड, ये साइड, ये साइड, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये आपका आइसोसेलेस हो जाएगा। मतलब कि दो साइड इक्वल होती हैं आइसोसेलेस में, इसमें क्या होती है, 2 साइड इक्वल होती हैं, और इक्विलेटरल में क्या होती है, 3 साइड इक्वल होती हैं। तो जब आपकी 3 साइड इक्वल हैं तो इसके अंदर 2 साइड तो बाय डिफॉल्ट इक्वल हैं, तो इसलिए हम कह देते हैं इसको कि जब 3 साइड इक्वल हैं तो आपका आइसोसेलेस तो यहाँ पर परफॉर्म होगा, लेकिन जब एक आइसोसेलेस की बात करोगे तो वहाँ पर इक्विलेटरल नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। अब 7th प्रॉपर्टी की बात करता हूँ मैं यहाँ पर। इसमें कहा गया है, सेम हमारा पीछे का जो डायग्राम था वही इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसमें मैंने एक AD क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड भी है। ठीक है, और इसी तरह से ये BE है और CF है।
तो यहाँ पर क्या है कि ए डी बी सी एफ जो है वो क्या होंगे आपके एंगल बाइसेक्टर भी होंगे, मतलब कि एक एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये ए वाले को क्या है दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम इसको एंगल बाइसेक्टर भी कहेंगे। और क्या है देखना आप, ए डी जो है वो क्या है मीडियन भी है, माध्यिका भी है, और ए डी क्या है एल्टीट्यूड भी है, और ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। ये चारों चीजें होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही केवल ये पॉसिबल ऐसा होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब ये चारों चीजें हैं तो ये चारों आपस में इक्वल भी होंगे, मतलब हम कह सकते हैं कि एडी जो है, अगर हमने एडी को मीडियन लिया है और हमने एक बार एडी को एल्टीट्यूड ले लिया, तो मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये चारों आपस में इक्वल भी होते हैं। एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक, माध्यिका मीडियन, एल्टीट्यूड मतलब ये लंब, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि ये लंब समद्विभाजक, ठीक है। ये सारे आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। अब ये 9th वाला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। इसमें कहा गया है ऑल द सेंटर्स लाइज ऑन द सेम पॉइंट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब कि केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि समबाहु त्रिभुज में जो सेंटर्स होते हैं वो सारे के सारे एक ही सेम पॉइंट पर लाई करते हैं। जैसे कि सेंट्रॉइड भी वहीं पर बनेगा, ऑर्थो सेंटर भी वहीं पर बनेगा, सर्कम सेंटर भी वहां पर बनेगा, और इन सेंटर भी सभी एक जगह पर होंगे। ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी तरह से 10th पॉइंट की ओर। अब देखो 10वें नंबर का पॉइंट हमारा क्या कहता है, 10वें नंबर का पॉइंट कहता है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, मैंने क्या करा ई पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, कहां पर बीसी पर, तो ये एडी क्या है हमारा एक परपेंडिकुलर है। फिर कहा गया है कि एनी साइड डिवाइड द लाइन इन टू इक्वल पार्ट, मतलब कि ये बीडी और डीसी इन दोनों को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि एडी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बीसी के ऊपर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक चीज और निकल कर आ जाएगा आपका कि जो एंगल बी ए डी की बात करोगे, बी ए डी, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी ए डी के बराबर हो जाएगा। और बी डी जो है वो किसके बराबर है, बी डी जो है वो सी डी के बराबर है। अब देखो आपकी दो साइड भी बराबर हो गई, एक एंगल भी बराबर होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आपका ट्रायंगल है ए बी डी और एक आपका ट्रायंगल है ए डी सी, ये क्या हो जाएंगे आपके सर्वांक्षम हो जाएंगे, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे यहाँ पर इन दो प्रॉपर्टीज से केवल, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रख लेना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी भी बिंदु से खींचा गया जो है ये क्या करता है, बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यही प्रॉपर्टी हमारी कहती है। फाइन। अब अगली प्रॉपर्टी की ओर हम बात करते हैं 11th नंबर की। 11th नंबर की प्रॉपर्टी में क्या है, एक ट्रायंगल है एबीसी। अब इसमें कहा गया गिवन दैट ए बी इक्वल टू ए सी। दूसरी चीज क्या है कि ए बी और ए सी बराबर दिए आपको, ए बी और ए सी ये दोनों बराबर दिए हैं। फिर कहा गया है बी जो है परपेंडिकुलर है किस पर, ए सी के ऊपर। अब ए सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बी बना दिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। फिर सी एफ जो है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर है, तो ये आपका ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि बी जो है, तो क्या कह सकते हैं कि बीई वो किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी और ई जो है मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, ए सी और ए बी के होंगे। तो अब यहां पर आप क्या कह सकते हो कि जो आपका ट्रायंगल बी ई सी है और जो आपका ट्रायंगल है बी एफ सी, ये दो ट्रायंगल देख लो, बी और ई सी, बी ई सी और बी एफ सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कि ये सिमिलर हो जाएंगे। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें। फाइन। और दूसरी चीज हम कह सकते हैं कि जो ये प्रॉपर्टी है ये दोनों के लिए काम करती है, समबाहु और समद्विबाहु दोनों के लिए ये प्रॉपर्टी आपकी एप्लीकेबल है, ठीक है, मतलब इक्विलेटरल और आइसोसेलेस दोनों ट्रायंगल्स में ये प्रॉपर्टी आपकी काम करती है। फाइन। अब 12th पॉइंट हमारा कहता है कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल when you connect all the midpoint of sides then the formed triangle is equilateral triangle। हमने क्या किया कि एक ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल था और इसके मिड पॉइंट क्या है, F है और E है और D है। हमने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, तो जो अंदर वाला ये ट्रायंगल आपका बना है, इस ट्रायंगल की मैं केवल बात कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लें। और यही वाला अगर सेम जब ये ऐसा होगा तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो ए बी है वो किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा, और ये सी ए के बराबर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम बी सी ये हमारी ए होगी, ए बी भी ए होगी, और इस तरह से ए सी भी हमारी ए होगी, ठीक है। तो ये सारी हमारी बराबर होंगी, ए के बराबर, ठीक है। तो क्या हो गया कि आपका जो डी ई एफ है, देखो डी ई एफ, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल।
ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब ए बी और बी सी जब हमारे बराबर हैं, ठीक है, तो दो साइड बराबर हैं तो ये आइसोसेलेस भी हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ दिखाया। अब देखो आइसोसेलेस की बात करोगे तो जब आप क्या करोगे, सारे के सारे मिड पॉइंट को, ये इसका मिड पॉइंट है और ये यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट इसका है, तो आपने क्या किया, इन सारे मिड पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। ये हमारा ए था, ये बी था और ये सी था। इसमें केवल दो साइड बराबर थी, केवल ये वाली दो साइड, ठीक है, और ये वाली डिफरेंट साइड है। तो अगर मैं आइसोसेलेस की बात करूंगा, समबाहु त्रिभुज की, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये ए और ए है और ये कोई भी अदर हो सकती है, तो जब आप मिड पॉइंट को कनेक्ट कर दोगे तो जो अंदर वाला ट्राइंगल फॉर्म्ड होगा वो भी आपका क्या बनेगा, वो आपका आइसोसेलेस मतलब कि समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप दो साइड बराबर दिखा सकते हो, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो जो अंदर ट्राइंगल फॉर्म होगा आपका होगा डी और ई और एफ वाला, ये छोटा वाला, तो ये क्या हो जाएगा आपका आइसोसेलेस होगा और इसमें भी दो साइड आपकी इक्वल होंगी, तभी हम आइसोसेलेस उसको कहते हैं, ठीक है। 13 प्रॉपर्टी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड द इक्विलेटरल ट्राइंगल, तब क्या होगा। मैंने क्या किया कि ये ए बी सी एक हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, और इसमें क्या किया कि हमने अंदर पर एक ये पॉइंट लिया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ई पर किया, डी पर किया, ये ई तक मिलाया तो एक परपेंडिकुलर ये हो गया ए सी पर, और इस तरह से बी सी पर हमने डी परपेंडिकुलर बनाया और ए बी के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर एफ ड्रॉन कर दिया, ठीक है। तब आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आप साइड क्या होगी, ठीक है। तो देखो इसकी साइड क्या होती है, मतलब कि ए की वैल्यू क्या होती है 2/√3 और जितने भी परपेंडिकुलर आपके ड्रा हुए सारे के समेशन कर दो, P1 प्लस P2 प्लस P3। इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चंस आपके दोस्तों जरूर बनते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये हमारा पहला परपेंडिकुलर P1 है, ये आपका दूसरा है, ये P3 है, तो अब तीनों का समेशन जो है 2/3 होता है अगर आपको साइड निकालनी है तब, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की गई है तो आप ये भी आपका ए होगा, ये भी आपका ए होगा और ये सारे आपके ए होंगे, ठीक है। अब दोस्तों कुछ 14 प्रॉपर्टी की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है इफ पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन देन ऑन सच पैरामीटर द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज मैक्सिमम। मतलब बात की जाए कि अगर आपको पैरामीटर दिया है ट्राइंगल का, मतलब कि परिमाप दिया है उस त्रिभुज का, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो एरिया होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का, समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम, मतलब कि अधिकतम होगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सम ऑफ ऑल साइड्स, ये परिमाप हो जाएगा। दूसरी चीज क्या कही गई यहाँ पर, 15 नंबर का जो कंसेप्ट है ये कहता है इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन, मतलब कि अगर आपको ट्राइंगल का एरिया दिया है देन ऑन सच एरिया द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज मिनिमम। मतलब कि जब आपको एरिया दिया हुआ है तो बात की जाए कि उस एरिया के लिए जो पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो मिनिमम होगा, ठीक है। ये पॉइंट आप साथ में नोट डाउन कर लें, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कभी कभी डायरेक्टली एक स्टेटमेंट लिखा होता है और हमसे पूछ लिया जाता है कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन देन ऑन सच एरिया ऑफ पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज मिनिमम, मैक्सिमम, ओवरलैपिंग, इस तरह से क्वेश्चंस किसी भी फॉर्मेट में आपसे पूछ लिया जाता है। 16 प्रॉपर्टी है, इसको आप एक बार देख लो। इसमें कहा गया है एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड देन इट मे बी इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखो ये तो अभी हमने देखा है कि किसी भी त्रिभुज में क्या है कि अगर कोण समद्विभाजक यदि विपरीत भुजा जो उसकी अपोजिट साइड है इसको समद्विभाजित करे, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, तो या तो वो समबाहु बनेगा या तो समद्विबाहु बनेगा, मतलब या तो इक्विलेटरल बनेगा या फिर वो आइसोसेलेस बनेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना कि अगर वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो वहां पर दो में से कोई एक आपका ट्राइंगल तो होगा ही होगा। ये भी प्रॉपर्टी आपको आगे काम देगी। अब दोस्तों जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी हमने सीखी हैं इनका यूज हमें तब पता चलेगा जब हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस हमारे किस तरह से आए हैं। तो यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपके असाइनमेंट के लिए हैं, ताकि आपको भी पता चल जाए कि क्वेश्चंस कैसे आए हैं और अब आप उनको बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। और 5 क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको स्टेप्स पता चले और अप्रोच पता चले कि हमने जो कंसेप्ट सीखा है उसका राइट यूज किस तरह से ज्योमेट्री में हम कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसको पहला क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है द लेंथ ऑफ इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स मीडियन इज। ये आपका CHSL 2011 है, CGL टायर 1 2013 है, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी के ऊपर आधारित प्रश्न पूछा गया था।
अब इसमें कहा गया है द लेंथ ऑफ इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब कि एक आपको समबाहु त्रिभुज जो है उसकी इन रेडियस, ठीक है, वो इन रेडियस की लेंथ आपको कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर दी है। तो आपसे पूछा है लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स मीडियन, मतलब कि एडी, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जितने भी मीडियन होंगे उसको हम एल्टीट्यूड भी कहेंगे। तो हमें ये पता है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो और उसमें एल्टीट्यूड, जो हमने सबसे पहले पेज पर आपको फॉर्मूला लिखाया था, एल्टीट्यूड क्या होता है, वो होता है आपका √3/2 ए, ये होता है। तो ये चीज़ हमें फाइंड करनी है यहाँ पर कि ये इसका क्या पूछा, लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स मीडियन, मतलब कि एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में चाहे आपको यहाँ पर मीडियन बोल दे, एंगल बाइसेक्टर बोल दे, कुछ भी बोल दे, सारे इक्वल होते हैं, एल्टीट्यूड मीडियन। ये प्रॉपर्टी भी हमने आपको बताई थी ऑलरेडी। फाइन, तो हमें अल्टीमेटली ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। ओके, अब आपको क्या दिया हुआ है कि ये चीज़ आपको दिया हुआ है, ठीक है, आर जो है वो 3 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखो स्मॉल आर का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 1/3 इंटू √3/2 इंटू ए। ये फार्मूले वाली टेबल आप ओपन कर लो जो आपकी कॉपी में फार्मूलेज लिखे हैं। अब देखो आर की वैल्यू हमें 3 लिखा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 1/3 इंटू √3/2 इंटू ए इज इक्वल्स टू क्या है, ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करो, केवल ये वाला मॉड्यूल आप कैलकुलेट कर लो, ये वाली चीज़ √3/2 इसको आप निकाल लो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं √3/2 इंटू ए, ये किसके बराबर हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, ये आपका 9 हो जाएगा। अब अल्टीमेटली आपको ये क्या पूछा है, मीडियन पूछा है, मीडियन पूछे, एल्टीट्यूड पूछे, तो हमें सारी चीज़ें सेम होती हैं और एल्टीट्यूड इक्विलेटरल ट्रायंगल में दिया होता है। तो इस वजह से हम एल्टीट्यूड के फार्मूले को निकालकर एल्टीट्यूड निकालेंगे और एल्टीट्यूड और मीडियन आपके इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि ये अभी हमने पीछे पढ़ा है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, या फिर आपका कुछ भी हो वहाँ पर, वो सारे के सारे क्या है, बराबर ही होते हैं। तो इस वजह से हमारा क्या आ जाएगा, ये निकल कर आ गया 9, ठीक है, 9 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एल्टीट्यूड इज ऑल्सो अ मीडियन इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों इक्वल होते हैं, तो आप किसी से कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका असाइनमेंट के लिए, ऐसा क्यों, इसमें कहा गया है इफ द ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र जिसको हम कहते हैं, इफ द ऑर्थो सेंटर एंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल आर सेम देन ट्राइंगल पूछा आपसे क्या होगा। ये आपका सीजल 2012 में पूछा गया था। अब देखो अगर ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड दोनों सेम हो जाएं किसी भी ट्राइंगल में, तो वो ट्राइंगल आपका क्या कहलाएगा, ये आपको कमेंट करके रिप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये सारी पीछे प्रॉपर्टी जो पढ़ी है उन्हीं से क्वेश्चन आपका रेज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि इफ इन अ ट्राइंगल द सर्कम सेंटर और इन सेंटर और सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर को इनसाइड, मतलब कि एक ही साथ एक ही जगह पर बनते हैं, तब वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा। ये भी आपको 2 और 3 दोनों के आपको रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दोस्तों करने हैं। अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है तो हमारे जो टीम के मॉडरेटर्स हैं वो जरूर आपकी सहायता करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई करें ताकि आपकी कोई भी क्यूरीज हो आप उनको यहाँ पर रेस कर सके। 4th क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, इसमें कहा गया है इफ ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल and D is the midpoint on a BC such that AD is a perpendicular to BC then AB ratio BD is। ये आपका सीजल टायर 2 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब कि एक ABC आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब कि ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है। फिर कहा गया D is the midpoint on a BC, BC के ऊपर D जो है वो आपका मिड पॉइंट है, मतलब कि AD मीडियन, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, फिर कहा गया है ये बात लिखी है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। तो आपसे पूछा है AB रेशियो BD पूछा है, AB रेशियो BD ये आपको निकालना है। तो हमें पता है कि एल्टीट्यूड इज ऑल्सो नोन एज अ मीडियन इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो सारी साइड क्या हो जाएगी, ये भी साइड A, ये भी साइड A और ये भी साइड A हो गई आपकी। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि AB जो है वो कितना है, A हमें पता चल गया यहाँ से। ठीक है, अब ध्यान रखना कि BD ये चीज़ और ये चीज़, जब ये यहाँ पर एल्टीट्यूड है तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो हम कह सकते हैं कि BC को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक BD में तोड़ा और एक किस में तोड़ा, DC में। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि BD जो है वो क्या हो जाएगा, ये टोटल जो BC दिया है इसका हाफ हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं A/2 हो गया आपका। अब देखो आपकी क्या पूछा था, AB और BD का रेशियो पूछा है, आपको AB भी मिल गया और BD भी मिल गया। मतलब कि अगर आप रेशियो निकालोगे कि AB डिवाइडेड बाई BD, तो ये क्या हो जाएगा, A डिवाइडेड बाई A/2। ठीक है, तो A से A कैंसिल हो जाएगा और ये 2 बिल्कुल ऊपर आपके चले जाएंगे, नीचे आपका 1 बचेगा, तो क्या बन जाएगा, 2:1 बन गया, 2:1 का रेशियो यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, 5th क्वेश्चन की दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया इफ द सर्कम रेडियस, मतलब कि परित्रिज्या से बात की गई है, सर्कम रेडियस स्मॉल r, इफ द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बी 10 सेंटीमीटर देन द मेजर ऑफ इट्स इन रेडियस
ठीक है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है। सर्कम रेडियस मतलब कि जो परित्रिज्या, मतलब कि ट्रायंगल के बाहर की बात यहाँ पर की जा रही है। तो देखो यहाँ पर सर्कम रेडियस की बात की गई है, परित्रिज्या, और फिर कहा गया है कि ये आपको 10 सेंटीमीटर दी है। फिर पूछा है कि मेजर ऑफ इट्स इन रेडियस, मतलब कि जो अंतर्वृत्त की त्रिज्या मतलब कि स्मॉल आर, वहां पर आपको रिलेशन निकालना है। ठीक है, यहाँ पर ये सर्कम रेडियस कैपिटल आर होता है और ये आपका स्मॉल आर होता है। इन दोनों में एक मैंने आपको रिलेशन बताया था सबसे पहले भी स्टार्टिंग में ही, कैपिटल आर जो है वो ट्वाइस होता है किसका, स्मॉल आर का। मतलब कि जो बाहर वाला जो सर्किल बनेगा उसकी जो रेडियस होगी वो कैपिटल आर होगी, और जो इनसाइड बनेगा इस ट्रायंगल के वो स्मॉल आर होगा। इन दोनों में रिलेशन आपका ये होता है। अब यहाँ पर आपको क्या है कि एक कैपिटल आर की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 यहाँ पर रख दो, 2 इंटू आर हो गया। अब ये क्या है, आर निकालोगे तो ये 2 से 10 को डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो अल्टीमेटली हमारा आर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें एक क्लू दिया हुआ है, और ये आपको क्लू ही दिया होता है हर एक एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस में। ये दोस्तों CHSL 2011 में प्रॉब्लम से पूछा गया था। 6 क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपका असाइनमेंट में है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। इसमें कहा गया फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ द इन रेडियस एंड द एक्सटर्नल रेडियस। अब देखो एक्सटर्नल रेडियस केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, एक्सटर्नल रेडियस बोला जाए या फिर आपको सरकम रेडियस बोला जाए। ठीक है, दोनों चीजें बराबर हैं। सरकम रेडियस मतलब कि कैपिटल आर, और एक्सटर्नल रेडियस मतलब कि बाहर वाली रेडियस। जब ये ट्रायंगल है और इसके बाहर इस तरह से ही तो रेडियस बनेगी, इसको ओवरलैप करते हुए कुछ फॉर्मेट में, तो वो आपको एक्सटर्नल रेडियस की यहाँ पर बात की गई है। तो दोनों बराबर होते हैं। अब आपको रिलेशन पता है, इस वजह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब आप बात करते हैं 7th क्वेश्चन की दोस्तों। 7th क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये भी आपको असाइनमेंट के तौर पर सॉल्व करना है। इसमें कहा गया है इफ ABC is an equilateral triangle and PQ and R respectively denote the middle point of AB, BC and CA, then the triangle made is। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लैंग्वेज देखिए, इसमें कहा गया कि ABC जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और PQR जो रिस्पेक्टिवली वो डिनोट क्या करते हैं, AB, BC और CA। तो आपसे पूछा है कि ट्रायंगल वहां पर, देन द ट्रायंगल मेड इज, तो आपसे ये पूछा गया है। बहुत ही आसान दोस्तों ये क्वेश्चन, ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने पीछे इसको डिस्कस भी किया है। ये आपका सीजीएल टायर 1 2014 में पूछा गया था। 8th क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर सर्किल बना रखे हैं असाइनमेंट के तौर पर हैं, वो आप क्वेश्चन नंबर के साथ जैसे लिखें, क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर ये है, ताकि हम भी समझ सकें। और अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप जरूर उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन कैलकुलेट होगा या हमें ये समझ में नहीं आया। 8th क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है इफ इन सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। मतलब ये बात आपको बताई गई है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है कि जो इन सेंटर है वो लाई करता है इनसाइड द ट्रायंगल एंड इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर गिवन। ये एज इट इज क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देन द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो बहुत आसान है कि हमें स्मॉल आर यहाँ पर निकालना है। तो स्मॉल आर क्या होता है, 1/3 इंटू √3/2 ऑफ ए होता है। और आपको क्या है कि स्मॉल आर यहाँ पर गिवन भी है। ठीक है, देखो स्मॉल आर दिया हुआ है क्योंकि ये रिलेशन का फार्मूला मुझे पता है कि फार्मूला हमारा ये होता है। और जब रेडियस आपको दी है कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल के इनसाइड में कोई सर्किल बन रहा है तो वहाँ पर इन रेडियस बनेगी, और जब आपको इन रेडियस दी है तो स्मॉल आर के फार्मूले से ही हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब पूछा क्या है, देन द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, मतलब कि आपसे ए की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पर आप आर की वैल्यू रख दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू √3/2 इंटू ए। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी आपका 3 बच गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, 6√3। ये अल्टीमेटली आपका यहाँ पर साइड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम ये क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करेंगे। नंबर 9th क्वेश्चन जो है ये आपका असाइनमेंट में है। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपका SSC CAPF 2014 में पूछा गया है। इसमें कहा गया द रेडियस ऑफ द इन सर्किल फॉर द इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड 6 सेंटीमीटर इज। क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस वाले केस में, अभी देखो इससे पहले जो हमने नंबर 8 क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें हमने साइड निकाली। अब यहाँ पर क्या है कि आपको इन सर्किल निकालना है, मतलब कि इन सर्किल की बात की गई है तो आपको इन रेडियस में बात की जा रही है, तो आपको स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है और आपको साइड जो है वो दी है।
तो आप सेम फार्मूले में रख के ये वाला क्वेश्चन का आंसर खुद से भी दोस्तों निकाल सकते हैं। 10th क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैं क्या करता हूं, इसका एक डायग्राम बना लेता हूं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। फिर कहा गया है कि जी जो है वो सेंट्रॉइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का ए बी सी का। तो कुछ हमने यहाँ पर पॉइंट इसको जी बना दिया, ठीक है। अब क्या है कि इससे आपका ये वाला पॉइंट है, अब ये ए डी क्या है, ठीक है, ए डी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। फिर कहा गया कि ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर, ए बी जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। देन द लेंथ ऑफ ए जी, लेंथ पूछा गया है ए जी का। तो देखो जैसे ही ये 10 सेंटीमीटर, तो ये बाय डिफॉल्ट 10 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि इक्विलेटरल की बात की गई, और ये पूरा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब सारी साइड हमारी इक्वल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हमसे पूछा है ए जी पूछा गया है, केवल इतने से इतने की बीच की दूरी आपको निकालनी है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए कि लेंथ ऑफ एडी क्या होगी, अब ये आप एल्टीट्यूड अगर मान लोगे एडी को, तो अभी हमने पीछे फार्मूले में निकाला था ना, तो हम इसको लेंथ भी कह सकते हैं। लेंथ ऑफ एडी वो क्या होगा, √3/2 इंटू ए होगा, ये होगा। तो √3/2 इंटू ए क्या है आपका, ए एक साइड दिए 10, तो 2 से 5 बार ये कटेगा, तो 5√3 जो है ये आपका लेंथ ऑफ एडी आ गई। मतलब कि एल्टीट्यूड मीडियन कुछ भी इसको मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे इक्वल होते हैं। तो हमें एडी पता चल गया अल्टीमेटली, एडी की अब हमें वैल्यू मिल गई है कितना, 5√3। अब ध्यान रखना कि ये चीज़ हमने आपको बताया था कि अगर बात की जाए सेंट्रॉइड कहाँ पर बनता है, तो सेंट्रॉइड जो ये अगर ये बन रहा है तो ये क्या है 2:1 रेशियो में ये होता है, ये दोनों साइड। अगर आपने इसको ए माना है, इसको बी माना है, इसको सी, और ये डी, और ये आपका डी पॉइंट, तो ये ए जी इस टू जी डी क्या होता है 2:1 रेशियो में होता है। अब निकालना कि आपको ए जी यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो देखो ए जी इस टू जी डी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये 2:1 रेशियो में होता है, ये हमें पता है। तो आप ए जी यहाँ पर निकाल दो, ए जी आपका कितना हो जाएगा, अब ए जी क्या है 2 रेशियो आपका हो जाएगा, ये आपका 1 रेशियो है, तो 2/3 हो गया इनटू। अब ये हमें पता है टोटल कितनी साइड दी है, एडी की वैल्यू पता है, एडी कितना है 5√3 आ गया यहाँ पर 5√3। तो आप इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना मिलेगा 10√3 डिवाइडेड बाई 3। अल्टीमेटली हमें ये लिख जाएगा, 3 को हम लिख सकते हैं √3, ये जो आपका लिखा है ना 2 × 5 10 हो गया, 10√3 डिवाइड बाई 3 एज इट इज़ आप कर दोगे कैंसिल, ओके। जो आपका ये 5 × 2 10 आ जाएगा, आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में आपको मिलते रहेंगे। अगर आपने इतने क्वेश्चंस बना लिए हैं तो ज्योमेट्री में आपको एक बहुत अच्छा बहुत एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम सारे के सारे पार्ट को इसी तरह से सॉल्व करते रहेंगे। अगली वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें लोगों पर क्लिक करके। और दोस्तों करंट अफेयर्स आप ट्यूट कर सकते हैं ट्विटर अकाउंट पर, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, वेबसाइट को रेगुलर विजिट करें ताकि आपको जो भी डाउट्स हों वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके सब्सक्राइब, इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।